नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, बंगाल की संस्कृति के दिल में। हम देखेंगे कि आखिर ये संस्कृति जो आज हम देखते हैं वो बनी कैसे, समय के साथ कैसे बदली। ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक सवाल के साथ। आज अगर कोई बंगाल जाता है तो चारों तरफ बंगाली भाषा ही सुनाई देगी, है ना? पर क्या हमेशा से ऐसा था? क्या बंगाल में हमेशा से बंगाली ही बोली जाती थी? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। इसको ऐसे सोचते हैं जैसे कोई बढ़िया सी डिश बन रही हो। हर संस्कृति की अपनी एक रेसिपी होती है, अपनी एक बनाने की विधि। तो फिर बंगाल की संस्कृति की रेसिपी क्या है? चलिए आज इसी रेसिपी के राज खोलते हैं। तो हमारी इस रेसिपी में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है भाषा। और बंगाल की भाषा की कहानी सच कहूं तो एक पहेली जैसी है। तो चलिए फिर मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये पहेली इसलिए है क्योंकि देखिए, आज की जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बहुत पुराने ग्रंथ बताते हैं कि बंगाल के लोग पहले संस्कृत से जुड़ी भाषाएं बोलते ही नहीं थे। तो ये हुआ कैसे? संस्कृत वहां पहुंची कैसे और इतनी हावी कैसे हो गई? तो फिर इस भाषा वाली डिश में आखिर क्या क्या मिलाया गया? चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, किसी भी जगह की भाषा पर वहां की राजनीति का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसकी शुरुआत हुई 4वीं सदी ईसा पूर्व में, जब मगध के साथ व्यापार बढ़ा और संस्कृत का असर दिखना शुरू हुआ। फिर 4वीं सदी में गुप्त शासक आए, जिन्होंने ब्राह्मणों को बसाया और संस्कृत का प्रभाव और भी पक्का कर दिया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पाल राजाओं का दौर आया, फिर दिल्ली से अलग होकर बंगाल के सुल्तानों ने राज किया, और आखिरकार 1586 में जब मुगल आए तो फारसी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बन गई। मतलब एक के बाद एक परतें चढ़ती गई। तो कुल मिलाके जो आज की बंगाली है वो क्या है? वो एक तरह की खिचड़ी है। इसका बेस यानी आधार तो संस्कृत है, लेकिन उसमें आपको गैर संस्कृत शब्द मिलेंगे, आदिवासी भाषाओं के शब्द मिलेंगे, फारसी का तड़का मिलेगा, और तो और यूरोपियन भाषाओं की भी झलक मिलेगी। सब कुछ मिलकर बनी है आज की बंगाली। अच्छा, भाषा की पहेली तो सुलझ गई। अब रेसिपी में अगली चीज डालते हैं, यानी कि लोग और उनके विश्वास। आखिर ये समुदाय कैसे बने और उन्होंने बंगाल को अपना घर कैसे बनाया? 16वीं सदी के आसपास ना एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लोग पश्चिम की कम उपजाऊ जमीन छोड़कर पूरब की तरफ जाने लगे, जहां जंगल थे, दलदली जमीन थी। ये मुगल शासन का ही दौर था, और इस माइग्रेशन की वजह से किसानी करने वाले नए नए समुदाय बसने लगे। अब सोचिए, जब लोग नई जगह पर बसते हैं तो उन्हें किसी सहारे की, किसी लीडर की जरूरत होती है। ये काम किया पीर ने। पीर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड। पर बंगाल में पीर सिर्फ संत या सूफी नहीं थे, वो कम्युनिटी लीडर थे, टीचर थे, यहां तक कि कुछ सैनिक भी थे जिनकी लोग इज्जत करते थे और जिनके आसपास ये नई बस्तियां बसती थी। इसी दौर में एक और दिलचस्प चीज हुई। बंगाल में धड़ाधड़ मंदिर बनने लगे। पर मजे की बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ राजा महाराजा नहीं बनवा रहे थे। बहुत सारे मंदिर ऐसे सामाजिक समूहों ने बनवाए जिन्हें नीची जाति का समझा जाता था, लेकिन अब उनके पास पैसा आ गया था, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए थे। तो मंदिर बनवाना एक तरह से अपनी नई शक्ति और भक्ति दिखाने का जरिया बन गया था। और ये तस्वीर तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे लोकल कल्चर बड़ी बड़ी इमारतों को भी प्रभावित करता है। एक तरफ एक आम सी फूस की झोपड़ी है और दूसरी तरफ एक टेराकोटा मंदिर। जरा ध्यान से देखिए, मंदिर की छत का डिजाइन बिल्कुल उस झोपड़ी की 2 छत वाली, जिसे दोचाला कहते हैं, या 4 छत वाली चौचाला बनावट जैसा है। मतलब झोपड़ी से प्रेरणा लेकर मंदिर बना दिया। ये लोकल आर्ट का कितना बढ़िया उदाहरण है। चलिए अब रेसिपी की अगली और शायद सबसे मजेदार चीज की बात करते हैं, खाना। और बंगाल में एक मामूली सी मछली ने सदियों पुराने नियमों को चुनौती दे दी। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, बंगाल में नदियां ही नदियां हैं, तो जाहिर है वहां के लोगों के लिए चावल और मछली रोज का खाना है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मछली इतनी जरूरी थी कि मंदिरों की दीवारों तक पर इसे बनाते हुए दिखाया गया है, जैसे इस टेराकोटा की पट्टियां पर दिख रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा टकराव सामने आता है। जो पारंपरिक ब्राह्मणी नियम थे, उनके हिसाब से ब्राह्मणों को नॉन वेज खाना मना था। तो अब क्या करें? एक तरफ धर्म का नियम, दूसरी तरफ रोज का खान पान, और जीता लोकल कल्चर।
बंगाल में मछली इतनी ज्यादा पसंद की जाती थी कि वहां के ब्राह्मणों के लिए इस नियम में ढील देनी पड़ी। मतलब स्थानीय खानपान की आदतें धार्मिक नियमों पर भारी पड़ गई। और इसका बाकायदा सबूत भी है। 13वीं सदी का एक संस्कृत ग्रंथ है बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल से ही मिला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि वहां के ब्राह्मण कुछ खास तरह की मछलियां खा सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि संस्कृति कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये तो हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालती रहती है। तो चलिए, अब हमने जो भी सामग्री इकट्ठी की है, भाषा, लोगों का बसना, मंदिर बनाने का तरीका और खाना, इन सबको मिलाते हैं और देखते हैं कि बंगाली संस्कृति की फाइनल रेसिपी क्या बनकर तैयार होती है। तो किसी भी क्षेत्रीय संस्कृति की रेसिपी कुछ ऐसी होती है। पहला स्टेप, राजनीति बदलती है तो नए शासक और उनकी भाषाएं असर डालती हैं। दूसरा स्टेप, लोग नई जगहों पर जाकर बसते हैं और वहां के माहौल में ढल जाते हैं। तीसरा स्टेप, जब आर्थिक हालात बदलते हैं तो नए सामाजिक समूह ऊपर आते हैं और अपनी पहचान आर्ट और आर्किटेक्चर से दिखाते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, लोकल आदतें और परंपराएं इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वो सदियों पुराने धार्मिक नियमों को भी अपने हिसाब से मोड़ सकती हैं। और ये सारी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर संस्कृति हमेशा बनती ही रहती है, तो आज के जमाने में जब हमारे पास इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन है, इतनी नई टेक्नोलॉजी है, आज हमारी संस्कृति की रेसिपी में कौन सी नई चीजें मिल रही हैं? ये सोचने वाली बात है ना?